Good morning, dear students. This is class 9th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The French Revolution. Students, this is revision video. आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप रिवीजन करेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा और यह जाना कि जो टेनिस कोर्ट थे वो एक असेंबली में तब्दील हो चुका था। मीरा बॉय और अभिषेक ने जब वो स्टेट जनरल से वहाँ से निकल रहे थे तो उनके पीछे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो भी उनके पीछे चल पड़े और उन्होंने यह कसम खाई कि जब तक हम फ्रांस के राजा की शक्तियों को कम नहीं कर देते तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसमें आप यही समझेंगे। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791, which main object was the limit to the powers of the monarch। आपने देखा कि कैसे राजा को शक्तियों को कम करने के लिए संविधान बनाया गया। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि पहले स्टेट जनरल यानी कि स्टेट बोला जाता है असेंबली को, अब क्या बोला जा रहा है, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, यानी कि 1791 में एक संविधान बनाया जा रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो राजा की जो शक्तियाँ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है उस शक्तियों को उस पर अंकुश लगाया जाए। The powers were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary, which made the France of constitutional monarchy। स्टूडेंट्स, अब इसे ध्यान से समझिएगा कि जो शक्तियाँ थी यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का प्रतिकरण, यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, जो सेकंड चैप्टर में दिया गया है। मॉन्टेस्क्यू का ये कहना था सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का प्रतिकरण, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो शक्तियाँ होती हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि आपने मोनार्की में देखा कि जो शक्तियाँ जो थीं वो एक व्यक्ति में नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the power of making laws in the hands of the National Assembly, which was indirect elected। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संविधान 1791 बन करके तैयार हो गए, यानी कि जो अब असेंबली जो बन करके तैयार हुई अब उसे नेशनल असेंबली बोला गया। पहले इसे स्टेट जनरल बोला गया। इनका मुख्य उद्देश्य होता था कानून बनाना। इनके जो सदस्य होते थे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते थे। ये कैसे होते थे मैं अभी आपको बताता हूँ। द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल्स विच वे चूजन बाय द एक्टिव सिटीजन। अब ये एक्टिव सिटीजन कौन है और पैसिव सिटीजन कौन है, इसे आप समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड कौन होते थे। ओके, एक्टिव सिटीजन comprises of only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wage। स्टूडेंट्स, एक्टिव सिटीजन वो होते थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा हो जाती थी और जो लोग टैक्स को पे करते थे, यानी कि जो लेबर जो चार्ज होता है 3 का जो लेबर चार्ज को वो पे करते थे और वो टैक्स पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। The remaining men and all women were the classed by passive citizen who had no voting rights। यानी पैसिव सिटीजन वो होते थे जिनमें महिलाएं या पुरुष दोनों आते थे, जिनके पास वोट के अधिकार नहीं होते थे। तो स्वाभाविक सी बात है जो एक्टिव सिटीजन होंगे वो कहाँ जाएंगे, असेंबली में। तो जो लोग टैक्स को पे करते थे वही वो जाते थे असेंबली के अंदर। तो इस प्रक्रिया को बोला गया इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। स्टूडेंट्स, अब तो संविधान बन के तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो फ्रांस के अंदर जो संविधान बन के तैयार हो गया है उसमें किसको कौन सी राइट दी गई है, अब इसे हम समझते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम अ विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, यानी कि अब संविधान के द्वारा कुछ राइट्स दी गई थी, अब वो मैन और सिटीज़न को दिया गया था। वो राइट्स किस तरीके के हैं इसे आप समझिएगा। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार सभी को है। ये फ्रांस के संविधान में उस समय कहा गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि स्वतंत्रता है बोलने का, यानी कि बोलने राइट टू स्पीच। आज के समय में जो राइट टू स्पीच
कहते हैं वो फ्रांस के अंदर उस समय हो चुकी थी ये घटनाएं। एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि मत देने का अधिकार, यानी मत देने की स्वतंत्रता। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी क्या है कि कानून के समक्ष क्या होंगे, सब बराबर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वे गिवन टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ यानी क्या ये किससे मिलना चाहिए, जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो ये सब अधिकार उसे बाय नेचर यानी कि इसे प्रकृति के माध्यम से ये सब अधिकार उनको मिलते हैं। एंड could नॉट बी टेकन अवे, इसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब हमें बाय बर्थ ये नेचर के द्वारा यानी कि वी गेट फ्रॉम द नेचर, जब हमें ये प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हो रहे इतने राइट्स, तो सुरक्षा कौन करेगा। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स यानी प्रकृति के माध्यम से जो अधिकार हमें मिले हैं उनकी सुरक्षा यानी कि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट यानी कि जो कंट्री है या जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी होती है इस राइट को सुरक्षित करने का। ओके स्टूडेंट्स।